नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरुकुल चैनल में। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हैं वो पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। दोस्तों, हम आपके लिए लाते हैं जन जीके और जीएस कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और हमारे ये क्वेश्चंस जो होते हैं दोस्तों, वो प्रीवियस ईयर्स के पेपर से लिए गए होते हैं। तमाम एग्जामों के, चाहे आप कोई भी एग्जाम दीजिए, सभी के एग्जाम्स के पेपर्स में से क्वेश्चन उठाए गए होते हैं और वो कई बार रिपीट किए गए होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए एक भी क्वेश्चन आप छोड़िएगा नहीं, पूरा वीडियो देखिएगा अंत तक और पूरा लाभ उठाइएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। इसी क्रम में हम आज लाए हैं जनरल साइंस के कुछ ऐसे हार्ड 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई भी एग्जाम देने जाइए, क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अभी अधिक उपयुक्त है। तो ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए इसमें से नर्म लोहा सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नर्म लोहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसके द्वारा अवलोकित किया गया। तो वो किया गया था ओर्स्टेड द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के कितने परसेंट भूभाग पर जल है। विश्व के कितने प्रतिशत भाग पर जल है। तो वो है आपका 71% भूभाग पर जल है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है, कैसे। तो किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय करने के लिए उसको हथौड़े से पीट सकते हैं और गर्म करके, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। दोनों ए और बी दोनों ऑप्शन सही है आपका। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है। निम्न में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है। तो वो है आपका दोस्तों ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए, ऑक्सीजन। इनमें से ऑक्सीजन जो है प्रकृति में अनुचुंबकीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है। कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है। तो वो है आपका ओम मीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, विद्युत प्रतिरोध को ओम मीटर मापता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बन का रूप नहीं है। तो वो है आपका इसमें से हेमाटाइट। उसमें से आपका ये है हेमाटाइट, कार्बन का रूप नहीं है। बाकी काजल, चारकोल, ग्रेफाइट सभी क्या है, कार्बन के रूप हैं। कार्बन के रूप हैं, लेकिन हेमेटाइट कार्बन का रूप नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, हेमेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक निम्नलिखित में से किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं। हाइड्रोजन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक निम्नलिखित में से किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं। तो वो है आपका कार्बन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, कार्बन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन परमाणु में होते हैं दोस्तों, आपको बताना है कार्बन परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन होते हैं। तो कार्बन परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट, बालों के ब्लीचिंग में क्या प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों, बालों के ब्लीचिंग में जो प्रयुक्त होता है वो होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, हाइड्रोजन परऑक्साइड उपयुक्त होता है। बालों की ब्लीचिंग में जो उपयुक्त होता है वो हाइड्रोजन परऑक्साइड उपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं दोस्तों। भारी जल का अणुभार है, भारी जल का अणुभार क्या है। तो भारी जल का अणुभार जो होता है वो होता है 20। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, भारी जल का अणुभार 20 होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या काम होता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल जो होता है वो न्यूट्रॉनों की गति को कम कर देता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर, यानी मंदक का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? तो कर सकते हैं हम आसवन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, आसवन विधि द्वारा समुद्री जल से शुद्ध जल हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम परमैंगनेट जल को क्या कर देता है? इसमें से आपको बताना है पोटेशियम परमैंगनेट जल को क्या बना देता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट जल को कीटाणुनाशक बना देता है, यानी उसमें से कीटाणुओं को वो मार देता है और शुद्ध कर देता है जल को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट की तरफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में देखने को मिलता है। अगला सवाल है, शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या कोई नहीं? तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर है शुद्ध जल उदासीन होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, उदासीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका हाइड्रोजनीकरण द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी इंपॉर्टेंट, VVI क्वेश्चन है। खाना पकाने के तेल को हाइड्रोजनीकरण द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो विकास का सिद्धांत जो प्रतिपादित किया था वो थे डार्विन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। विकास का सिद्धांत डार्विन ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर किस रोग से जुड़े हुए हैं? एडवर्ड जेनर किस रोग से जुड़े हुए हैं? चार ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शंस में से बताना है एडवर्ड जेनर किस रोग से जुड़े हुए हैं। तो वो चेचक से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला? तो हरगोविंद खुराना को चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा आप सब। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला? चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था, वो किया था कोनबर्ग ने। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कोनबर्ग ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिश्यू कल्चर किसके अध्ययन से संबंधित है? टिश्यू कल्चर किसके अध्ययन से संबंधित है? तो वो है अनुवांशिकी के लिए। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टिश्यू कल्चर में अनुवांशिकी का अध्ययन किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? तो अनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता हैं मेंडल। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुवांशिकता नियम के जन्मदाता मेंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पीडियाट्रिक्स निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है? पीडियाट्रिक निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो वो है आपका शिशु रोग से। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। पीडियाट्रिक शिशु रोग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेशम पालन इनमें से क्या कहलाता है? तो रेशम पालन इनमें से कहलाता है सेरीकल्चर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेरीकल्चर। तो रेशम पालन इसमें से सेरीकल्चर में रेशम पालन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है, किसमें किया जाता है? तो किया जाता है एपी कल्चर में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, मधुमक्खियों का अध्ययन एपी कल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका।
जी आपको बताना है घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम हो। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। तो याद रखिएगा आप सब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ दिया जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैराडे का नियम संबंधित है, आपको बताना है फैराडे का नियम इनमें से किससे संबंधित है। तो फैराडे का नियम संबंधित है विद्युत अपघटन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। फैराडे का नियम विद्युत अपघटन से संबंधित है। अगला सवाल है, एक कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट होता है। एक कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट वह होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। एक कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट जो होता है वो होता है सल्फ्यूरिक एम, यानी H2SO4। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। बी बी सही है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ओम का नियम क्या परिभाषित करता है। तो ओम का नियम क्या परिभाषित करता है, तो वो करता है धारा और वोल्टता दोनों को। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। ओम का नियम धारा और वोल्टता दोनों को परिभाषित करता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 30 इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।